चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य का वन शॉट रिवीजन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था? एक था उत्तर पश्चिम में ईरान, ईरान को पहले फारस कहा जाता था, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर तक तथा दक्षिण में मैसूर यानी कर्नाटक भी कहा जाता है तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस तक, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया, ठीक है। तथा संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को ही 500 हाथी दिए। क्यों दिए? क्योंकि बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कांधार, बलूचिस्तान और काबुल प्राप्त हुए। 4 राज्य जो प्राप्त हुए थे, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, काबुल, ठीक है, प्राप्त हुए। और क्या मिला जी? साथ ही सेल्यूकस ने हेलना का विवाह, सेल्यूकस की पुत्री थी हेलना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, ठीक है। इस वैवाहिक संबंध का वर्णन सिर्फ एपियानस ने किया है। पूछा जाए कि इस वैवाहिक संबंध का वर्णन किसने किया है? एपियानस ने किया है, ठीक है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस ने अपना कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की बुक पता ही है, इंडिका है, ठीक है। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी शहर था उसको यूनानी लेखकों ने पोलीब्रोथा कहा है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा गवर्नर? पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी के क्या क्या स्रोत है, ठीक है। तमिल ग्रंथ मिलते हैं वहाँ पे, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय की थी। एहनानूर और मुरनानूर, तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इनको ही एक नाम है, चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये थे तक्षशिला निवासी ब्राह्मण, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम चाणक्य थे, इनको ही कौटिल्य, इनको ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये तक्षशिला निवासी ब्राह्मण थे। चाणक्य की एक बहुत फेमस रचना है अर्थशास्त्र। नाम अर्थशास्त्र पर यह राजनीति पर किताब है। राजा का सप्तांग सिद्धांत भी इसी अर्थशास्त्र में मिलता है। सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या है? 7 अंग राजा के: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल यानी सेना, कोष राजकोष और मित्र, ठीक है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोष, मित्र। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर कर्नाटक के शरणबेलगोला में अपनी अंतिम सांस ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? दीक्षा भद्रबाहु से। और कहाँ पे अपने प्राण त्याग के? कर्नाटक के शरणबेलगोला में अपनी अंतिम सांस ली थी। अब देखते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का टाइम पीरियड क्या था? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार का, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और इसका अन्य नाम पूछा जाता है, वो था अमित्रघात, ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा गया। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी: सूखी अंजीर, अंगूर की मदिरा और दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया तथा कहा कि सीरिया में दार्शनिकों का विक्रय नहीं होता।
परंतु बाकी दो चीज़ सूखी अंजीर और अंगूर की मदिरा भिजवा दी थी। ठीक है, अब देखते हैं बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, उसके बाद अशोक को भेजा। इस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, जिसको नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार ने पहले बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, उसके बाद अशोक को भेजा। इस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी चाणक्य था उस टाइम पे। मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने अपना राजदूत, ठीक है, डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, एंटियोकस ने डाइमेकस, मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने डायोनोसिस। ठीक है, याद रखना। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। अब देखते हैं सम्राट अशोक। टाइम पीरियड कैसा? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार के 99 पुत्रों को मारकर अशोक जब राजा बना तो 269 ईसा पूर्व में बना। टाइम पीरियड 273 है, पर इनको 4 साल लग गए अपना सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों के साथ युद्ध में, तो इनका टाइम पीरियड 269 भी माना जाता है, 273 भी। ठीक है, यह बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर बैठा। यह बातें कहाँ लिखी गई है कि अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध बैठा? सिंगली अनुश्रुति में लिखी है, वहां से पता चलता है। अशोक के अभिलेखों में नाम क्या है? देवना प्रियदर्शी। ठीक है, 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है, बाकी में देवना प्रियदर्शी। मास्करी, नेटूर, उदगोलम और गुर्जरा, ये तीनों कर्नाटक में है। मास्की, नेटूर, उदगोलम। मास्की, नेटूर, उदगोलम कर्नाटक में, गुजरा एमपी में है। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः भाषा क्या थी? प्राकृत। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः भाषा क्या थी? प्राकृत। लिपि थी ब्राह्मी। 1750 में टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था। 1750 में टी पैंथलर ने खोजा था, लेकिन पढ़ा नहीं था। 1837 में जेम प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। 1750 में टी पैंथलर ने खोजा था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, बुक एक देखते हैं राजतरंगिणी, जो कल्लन की है। इससे पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य कश्मीर तक विस्तृत था और कश्मीर में अशोक ने एक नगर बसाया था, वो था श्रीनगर। ठीक है, राजतरंगिणी बुक जो कल्लन की है उससे पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य कश्मीर तक था और कश्मीर में अशोक ने कौन सा नगर बसाया था? श्रीनगर। अशोक ने नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी बसाया था। कहाँ बसाया था? नेपाल में देवपत्तन नामक नगर अशोक ने बसाया था। अब कलिंग युद्ध देखते हैं। कलिंग युद्ध में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 269 में राज्याभिषेक किया था। ठीक है, अपने 99 भाइयों को मारकर उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया। इस युद्ध में नरसंहार से अशोक विचलित हो गया, वह उसने अपनी युद्ध नीति का त्याग कर दिया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले ब्राह्मण धर्म अनुयायी था अशोक, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने शासन के 4थे वर्ष अपने बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तथा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अपने शासन के 4थे वर्ष अपने बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधु संतों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों कहाँ है? गया बिहार में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियाँ, जो कि गया बिहार में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। एक चौथी गुफा आजीवकों के लिए अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाई थी, लोमस ऋषि गुफा। किसने? अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों के लिए चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा। ठीक है,
कर्णचौपार सुदामा और उस झोपड़ी बनवाई थी अशोक ने, और लोमस ऋषि गुफा अशोक के पुत्र दशरथ ने। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? बोध गया की। और 20वें वर्ष लुम्बिनी। 10वें वर्ष कहाँ? बोध गया। 20वें वर्ष लुम्बिनी। लुम्बिनी में से ने टैक्स फ्री कर दिया था, और जो एक कर था भाग कर, उसको 1/8 कर दिया था। ठीक है। अशोक जब अपने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर गया तो वहाँ इसने टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है। टैक्स फ्री करने के बाद वहाँ पे जो एक भाग कर था उसको ही रहने दिया, और वो भी 1/8 कर दिया। अशोक की यात्रा का क्रम देखते हैं। पहले गया बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। BKLK। ठीक है, BKLK डबल एस। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। अब एक नोट देखते हैं। केवल 2 अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी थी। ठीक है। खरोष्टी लिपि क्या होती है? जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम लिखते हैं बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि ऐसे लिखी जाती है, उल्टी। 2 अभिलेख में इसकी जो लिपि थी ब्राह्मी नहीं थी, खरोष्टी थी। शाहबाजगढ़ी और मानसारा। ठीक है। मानसारा और शाहबाजगढ़ी ये दोनों कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका अशोक ने किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक के दम की परिभाषा किस ग्रंथ से मिलती है या फिर ली गई है? राहुलो वादु सुत। राहुलो वादु सुत। अशोक के दम की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? राहुलो वादु सुत ग्रंथ से। अब देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ एक ही पुत्र तीवर का वर्णन है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ उसका एक पुत्र तीवर का वर्णन है। अशोक के पुत्र का नाम दशरथ है। ठीक है। जिसने समय को देवना प्रियदर्शी कहा है। दशरथ ने बिहार की नागार्जुन पहाड़ियों पर आजीविक संप्रदाय के साधु संतों के लिए 3 गुफाएं बनवाई थी। दशरथ ने बिहार की नागार्जुन पहाड़ियों पर आजीविक संप्रदाय के साधु संतों के लिए 3 गुफाएं बनवाई थी। ठीक है। अशोक ने बराबर की गुफाओं में, इसने नागार्जुन की पहाड़ियों पर। ठीक है। संप्रदाय कौन सा था? सेम था, आजीविक। उनके लिए 3-3 गुफा बनवाई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदर्थ था। वृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 184 या 185 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है। अब मौर्यकालीन प्रशासन देखते हैं। ठीक है। चाणक्य ने चतुरंग बल सेना का उल्लेख किया है। ठीक है। जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घुड़सवार, युद्धरथ शामिल है। चाणक्य ने चतुरंग बल सेना का उल्लेख किया है, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घुड़सवार, युद्धरथ शामिल है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। ठीक है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 800 रथ थे। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। अर्थशास्त्र बुक में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। ठीक है। अर्थशास्त्र बुक में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। एक दीवानी जिसे धर्मस्थीय कहा गया है, एक है फौजदारी जिसे कंटक शोधन कहा गया है। दीवानी का प्रधान व्यवहारिक था और फौजदारी का प्रधान प्रदेष्टा। ठीक है। दीवानी धर्मस्थ्य का प्रधान व्यवहारिक और फौजदारी या कंटक शोधन का प्रधान प्रदेष्टा। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा इनके अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है, अर्थशास्त्र में उनके अधिकारी को सर्प महामात्य। मेगस्थनीज के अनुसार समाज में 7 जातियां थी और इन जातियों में सर्वाधिक संख्या अहीर किसानों की थी। मेगस्थनीज के अनुसार समाज में 7 जातियां थी, इनमें सर्वाधिक संख्या अहीर किसानों की थी। देखते कौन कौन से थे? दार्शनिक, किसान, अहीर। ठीक है। कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री या सभासद। ठीक है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री या सभासद। ठीक है।
मेगास्थनीज व स्ट्रैबो के अनुसार मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी, जबकि अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख है। ठीक है, मेगास्थनीज व स्ट्रैबो के अनुसार मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा थी ही नहीं, जबकि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा था उसमें दास प्रथा का उल्लेख है। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, उन्हें पुनर्विवाह, नियोग प्रथा व तलाक, विधवा विवाह व वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। ठीक, अर्थशास्त्र में तलाक को क्या कहा गया है? मोक्ष। अर्थशास्त्र में तलाक को मोक्ष कहा गया है। वेश्यावृत्ति की निगरानी के लिए जो अधिकारी था वो था गणिकाध्यक्ष। ठीक है, वेश्यावृत्ति की जो निगरानी करता था वो अधिकारी था गणिकाध्यक्ष। अब हम पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के जो 14 अभिलेख थे उनको देखते हैं उनमें क्या क्या है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं क्या उनमें लिखा हुआ है। प्रथम अभिलेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऐसा अशोक ने लिखवाया है। ठीक है, पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा अभिलेख, दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे चोल, चेर, पांड्या आदि का उल्लेख है दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में क्या है? अधिकारियों का हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथे अभिलेख में क्या है? भेरीनाद या भेरी घोष से धम्म का उद्घोष करना है। जो उसकी नीति थी, भेरी घोष की नीति थी, ठीक है, उससे धम्म का उद्घोष करना है। पांचवें अभिलेख में क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। मौर्यकालीन समाज व वर्ण व्यवस्था का वर्णन 5वें ही अभिलेख में है। छठे अभिलेख में क्या है? जनता व राजा का मिलन, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, ये दो बात कही गई है, जनता व राजा का मिलन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवें अभिलेख में क्या है? सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। आठवें अभिलेख में क्या है? धर्म यात्राओं का जिक्र, बोध गया यात्रा का वर्णन। धर्म यात्राओं का जिक्र किया गया है और बोध गया यात्रा का वर्णन है। 9वें अभिलेख में क्या है? धम्म समारोह और शिष्टाचार की बात की गई है। ठीक है, इनको बस रट लेना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं 10वें अभिलेख। 10वें अभिलेख में क्या है? अधिकारियों से प्रजा हित के बारे में सोचने के लिए कहा गया है। 10वें अभिलेख में क्या कहा गया है? अधिकारियों से प्रजा हित के बारे में सोचने को कहा गया है। 11वें अभिलेख में क्या है? धम्म नीति की व्याख्या की गई है कि जो धम्म की नीति थी उसकी व्याख्या क्या है। अनुच्छेद 12 में क्या है? सभी महामात्रों की नियुक्ति और सर्वधर्म समभाव की भावना, इन दोनों की बातें 12वें अभिलेख में की गई है। 13वें अभिलेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। आठविक यानी कि जंगली जनजातियों का वर्णन है। आठविक जनजातियों का वर्णन भी 13वें अभिलेख में है। 14वें अभिलेख में क्या है? बढ़िया जीवन व धार्मिक जीवन बिताने को कहा गया है। ठीक है, बढ़िया व धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा गया है। अब हम देखते हैं अलग फैक्ट। यूनानी लेखकों ने मौर्य साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। यानी कि जो यूनानी लेखक थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है उसमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, बौद्ध स्तूप। कितने? 84,000। अब देखते हैं, ऐसी महिला जो घर में ही रहे उसको क्या कहते थे? अनिष्कासनी। अनिष्कासनी कहते थे ऐसी महिला जो घर में ही रहती थी। सीता अध्यक्ष किसे कहते थे? राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सीते अध्यक्ष कहलाता था। अर्थशास्त्र में कुछ भूमि दी गई है, उनको क्या क्या कहते थे? जुती हुई भूमि को क्रस्ट कहते थे, बिना जुती हुई को आक्रस्ट, और ऊंची जो भूमि होती थी उसको कहते थे स्थल। बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाली भूमि अदेव मात्रक। बिना बारिश के भी जो अच्छी खेती कर देती थी वो भूमि उसको कहते थे अदेव मात्रक। जो क्षेत्रक था वो भूस्वामी होता था मौर्य काल में। उपवास काश्तकार खेती करने वाला होता था, उसको उपवास कहते थे। ठीक, श्रेणी उद्योग धंधों की संस्था थी श्रेणी, उसमें भी देखते हैं। एक श्रेणी था शिल्पियों का संगठन, और जो निगम कहलाता था व्यापारियों का संगठन। श्रेणी पूछे तो उद्योग धंधों की संस्था वाली, ये शिल्पियों का संगठन, और निगम पूछे तो व्यापारियों का संगठन था। सार्तवा जो था कारवां व्यापारियों का प्रमुख होता था, सार्तवा। और मौर्य व्यापार पश्चिमी भारत में
भृंग भृगुकुच वे बंदरगाह से, जबकि पूर्वी भारत से ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। मौर्य व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकुच बंदरगाह और जबकि पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ठीक है। एग्रोनोमी जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी था मौर्य काल में। तो चलिए दोस्तों, कल से हम और वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।